नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये आने वाली आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, चाहे आप सुपर टेट, यूपी टेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर साइंस सिलेबस में है तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, एक एक वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप यूपी टेट के पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं साइंस के लिए तो ये वीडियो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बारिश की बूंदों के गोलाकार आकार किस कारण होता है? जो बारिश की बूंदें होती हैं उसका आकार स्फेरिकल शेप में क्यों होता है? तो इसके पीछे रीज़न क्या है? सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। ठीक है ना, तो बारिश की बूंदें हैं, इनका जो गोलाकार आकार होता है वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है ना, अगर सरफेस टेंशन की अगर अलग से यूनिट पूछे तो न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये दोनों यूनिट है सरफेस टेंशन की। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या था? बूंदों के गोलाकार आकार का कारण सरफेस टेंशन होता है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं? तो देखो इससे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, हमसे पूछता है कि इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प यानी कि वाटर वेपर और ओजोन, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, ये ग्रीन हाउस अफेक्ट लाती हैं पृथ्वी पर। ठीक है ना, टेम्परेचर ग्रोथ करने में इनकी काफ़ी भूमिका है। और सबसे ज़्यादा मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे मेन जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखते हैं। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? अयस्क यानी कि ओर। ठीक है, ओर वो मटेरियल है जिससे हम क्या है कोई भी मेटल नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिमोनाइट आयरन का ओर होता है। आयरन की और ओर क्या कौन से हैं? हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट काफ़ी बार पूछा जाता है, तो हेमेटाइट किसका ओर है? आयरन का। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वो है मरकरी। मरकरी मेटल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो इतने इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है कि वो ज़रा सा हाथ की गर्मी से ही पिघल जाते हैं। अगर हथेली पे रखो तो हाथ की गर्मी से ही पिघल जाएंगे। तो वो हैं सीजियम और गैलियम। सीजियम और गैलियम। ठीक है, सीजियम CESIUM, सीजियम और गैलियम। ठीक है, ये वो धातु हैं जो इतने मेल्टिंग पॉइंट इनका इतना लो है कि हाथ की गर्मी से ही पिघल जाते हैं। ठीक है, और जो द्रव अवस्था में पहले से ही है कमरे के तापमान पर वो है मरकरी। ठीक है, और मरकरी का और अयस्क कौन है? सिनेबार। CINNABAR, ये क्या है? मरकरी का और है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा धातु ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। सिल्वर जो मेटल है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा अधातु यानी कि नॉन मेटल, जो कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? तो वो है ब्रोमीन, ब्रोमाइन। ब्रोमाइन क्या है? लिक्विड पाया जाता है लिक्विड अवस्था में रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो कि नॉन मेटल है और क्या है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो क्या होगा इसका? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल। जनरली नॉन मेटल क्या है? पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है कार्बन की एक फॉर्म है ग्रेफाइट जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है नॉन मेटल होने के बावजूद भी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज करी थी? किस वैज्ञानिक ने? मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज करी थी। ठीक है,
स्टोन कैंसर का क्या कारण है? अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन। एसिड रेन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? नॉर्वे में। ठीक है, स्टोन कैंसर का क्या कारण है? एसिड रेन। ठीक है ना, स्टोन कैंसर कह लो, मार्बल कैंसर कह लो, जो ताजमहल का जो पीलापन आ रहा है वो एसिड रेन की वजह से ही आ रहा है। पत्थर खराब होते हैं, मूर्तियाँ खराब हो रही हैं, इसी वजह से स्टोन कैंसर इसको नाम दिया गया है। और किस वजह से होता है ये? अम्ल वर्षा से। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया एक बार कि मार्बल कैंसर किससे संबंधित है, तो ऑप्शन दे रखे थे, जो करेक्ट आंसर था उसमें अम्ल वर्षा था। अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर या मार्बल कैंसर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्राइन क्या होता है? तो ब्राइन क्या है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड मतलब देखो, कोई भी एक कंटेनर है, इसमें मैंने मान लो वाटर भर दिया, इसमें मैं नमक मिलाता जा रहा हूँ, तो ये नमक घुलता जाएगा घुलता जाएगा। एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये नमक इसमें घुलना बंद कर देगा, तो जो वो अवस्था है, वो अवस्था है कि जिसमें हम और ज़्यादा नहीं घोल सकते, उसको कहते हैं, उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा कुछ भी सॉल्यूट नहीं मिला सकते, मैक्सिमम लिमिट पे वो पहुंच चुका है। नेक्स्ट है, हरे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस यूज़ की जाती है कृत्रिम ढंग से किसी भी फल को पकाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम किसी केमिकल की बात करें तो ऊपर तो गैस थी, अगर वैसे गैस केमिकल की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन में आपको दोनों देखने हैं कि क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम ढंग से फल को पकाने के लिए। नेक्स्ट है, चुनाव के दौरान उंगली पर कौन सा केमिकल से निशान लगाया जाता है? तो वो है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है चुनाव के दौरान, उंगली पर जो निशान लगा देते हैं, ठीक है ना, वोटिंग के टाइम पे, वो कौन सा केमिकल होता है? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता मात्रा कितनी है? कितना परसेंटेज नाइट्रोजन गैस है? तो क्या है, 100 में से सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस का अनुपात पाया जाता है, जो कि है 78.08, 78.08%। ठीक है, अगर नॉर्मल परसेंटेज की बात करें तो नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन नियरली 21% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, और बाकी कुछ क्या है, हाइड्रोजन हीलियम, वो क्या है, थोड़ी मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड पूछा जाता है कि नाइट्रोजन तो 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन 21% एटमॉस्फेयर में पाई जाती, तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, आगे देखते हैं। ओजोन किसका अपरूप है? ओजोन किसका एलोट्रोप है? किसकी फॉर्म है? ये फॉर्म है ऑक्सीजन की, ये फॉर्म है ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन का एलोट्रोप ओजोन है। डायमंड किसका एलोट्रोप है? डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये किसके हैं? कार्बन के। ठीक है ना, कार्बन के ही फॉर्म है डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है ना, और अगर ओजोन की बात करें तो ये क्या है? ऑक्सीजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान यानी कि मास और एक कण का संवेग यानी कि पी हमें दे रखा है, तो हमें गतिज ऊर्जा कितनी है ये पूछा है। तो इसका रिलेशन है p²/2m, p²/2m। ये कैसे आया मैं आपको वो बता दूं ताकि आपको ध्यान रहे। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। ठीक है, और अगर मैं इसको देखो m से एक इंटू और ऊपर कर दूं, एक m का ऊपर और इंटू कर दूं, एक m का नीचे और इंटू कर दूं, तो ऊपर क्या हो जाएगा? m²v²। मैंने ऊपर भी एक m का इंटू कर दिया, नीचे भी एक m का इंटू कर दिया, तो ऊपर क्या हो गया? mv का होल स्क्वायर हो गया। और mv हम जानते हैं, mv क्या होता है? mv होता है p। mv किसका फॉर्मूला है? p का, तो ये आ गया p/2m। m²v², p बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है मास और वेलोसिटी का इनटू। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूँ तो ये p² की वैल्यू होगी। तो क्या फॉर्मूला आ गया? काइनेटिक एनर्जी बराबर
पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। सुपर टेट पिछले में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि अगर मैं संवेग को दोगुना कर दूं तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संवेग क्या है यहाँ पे, पी स्क्वायर के बराबर है। तो अगर मैं पी को डबल कर दूं तो डबल का स्क्वायर यानी कि 4 गुना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। हम संवेग पे जो भी प्रभाव डालेंगे उसका स्क्वायर टाइम्स प्रभाव पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है, अगर इसका उल्टा बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी पे जो भी प्रभाव पड़ेगा उसका वर्गमूल टाइम्स प्रभाव पड़ेगा संवेग पे। जैसे अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्वेश्चन में हमें दे रखी है 4 गुना हो गई, तो पी स्क्वायर यानी कि क्या है, संवेग कितना गुना होगा, तो संवेग होगा √4 टाइम्स यानी कि 2 गुना। ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन छोटे छोटे इस पे बन सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ज़रा भी आपको डाउट लगता है तो आप बैक करके दोबारा देखें, आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगा। और आपको साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में PDF के लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बाकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, वहाँ से आप बाकी वीडियो साइंस की प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4, 10 और 20 तीन हमारे पास प्रतिरोध हैं, यानी कि क्या है, रजिस्टर हैं। उनको समांतर समूह में जोड़ा गया है। समांतर यानी कि पैरेलल कैसे होते हैं, हमने एक क्या है, हमारे पास सर्किट है, हमारे पास एक सर्किट दे रखा है, नीचे बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और 3 रजिस्टर क्या है, इस तरह से पैरेलल में जोड़े हैं, 1, 2, 3। ठीक है, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका होता है वो होता है 1/R बराबर जितने भी रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, R2, R3, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस को 1 लिखकर जोड़ देते हैं और लास्ट में उल्टा कर देते हैं तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, ये नोट कर लें आप। अगर इसी जगह से सीरीज़ का होता, यहाँ पर पैरेलल की जगह पर सीरीज होता, श्रेणी में होता, तो R बराबर होता, टोटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ पर सीरीज़ दे रखा होता, श्रेणी में दे रखा होता, तो टोटल R का फॉर्मूला क्या है, ये होता। ठीक है ना। इसके बाद अगर हमें टोटल R पता चल गया है तो V बराबर लास्ट में फॉर्मूला लगेगा V बराबर IR। V मतलब वोल्टेज, I यानी कि विद्युत धारा, करंट, और R यानी कि टोटल हमारा प्रतिरोध है, टोटल रेजिस्टेंस है। अब देखो क्वेश्चन में हमने पहले टोटल R निकालना है और क्या है, टोटल V हमें क्वेश्चन में 15 वोल्ट दे रखा था। तो अगर हमारे पास टोटल V है, टोटल R है, तो टोटल I आ जाएगा, है ना। ये तो पूछा है परिपथ में यानी कि सर्किट में विद्युत धारा कितनी है। ठीक है, तो I पूछा है, तो हमने पहले क्या निकाल रहे हैं, हम R निकाल रहे हैं। तो हमें क्या वैल्यू दे रखी थी, 4, 10 और 20। तो सबको हमने उल्टा लटका दिया, 1/4, 1/10, 1/20। इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करके 1/R की वैल्यू यहाँ पर हमें 8/20 मिलेगी, 8/20 मिलेगी। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम का आएगा 20। एलसीएम का कितना आएगा, 20। 4 से 5 बार गया तो 5 आ गया, 10 से 2 बार गया, और क्या है 20 से 1 बार ही गया, तो ये ऐसा आ गया। ये आ गया हमारा जोड़कर 8/20। ये 1/R की वैल्यू आई है। अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो R/1 बराबर 20/8 यानी कि 2.5 R हमारा कितना आ गया, 2.5 ओम आ गया। ठीक है, अब इसके बाद I का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, I बराबर कितना होता है, V/R। V बराबर अगर IR है तो I कितना हो जाएगा, V/R। तो V कितना है 15, R कितना है 2.5, और 15/2.5 कितना हो गया, 6 एम्पियर। यानी कि 6 एम्पियर विद्युत धारा इस परिपथ में यानी कि सर्किट में फ्लो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो देखो ऑप्शन पे निर्भर करेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर ठोस दे रखा है तो हम ठोस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर वैसे दे रखा है, कोई मटेरियल दे रखा है, उसमें कंपेयर करें तो स्टील, इस्पात में मैक्सिमम स्पीड होती है ध्वनि की चाल इस्पात में, स्टील में या ठोस में मैक्सिमम होती है, और सबसे कम किस में होती है, गैस में। ठीक है ना। और एक चीज़ और है, जो ध्वनि है इसको एक ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, माध्यम की ज़रूरत होती है। ये निर्वात यानी कि वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। वैक्यूम में ट्रैवल यानी कि निर्वात में ट्रैवल ध्वनि नहीं कर सकती। ठीक है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लो चंद्रमा पे कोई मान लो विस्फोट हुआ,
चंद्रमा पर कोई विस्फोट हुआ या कोई भी एक्टिविटी हुई तो दूर खड़े एक एस्ट्रोनॉट को क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि वहाँ माध्यम ही नहीं है, मीडियम ही नहीं है। तो इस कारण वहाँ पर क्या है, हमें आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है, माध्यम ही नहीं है जिसमें साउंड ट्रैवल कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? ठीक है, तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है जब हम किसी कांच की एक छड़ से रेशम को रगड़ते हैं? तो देखो ढंग से पूरी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो छड़ के कुछ कण इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े में चले जाते हैं। तो छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े में चले जाते हैं, जिस कारण कांच की छड़ पर धन आवेश और रेशम के टुकड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। इस क्रिया में ना तो कोई आवेश उत्पन्न होता न ही नष्ट होता, केवल आवेशों का स्थानांतरण होता है। ठीक है ना, तो रेशम के टुकड़े पे तो नेगेटिव चार्ज और क्या है, कांच के टुकड़े पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, तो दोनों चार्ज आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कांच के टुकड़े से, कांच की छड़ से रेशम को रगड़ रहे हैं तो कांच पे तो धन आवेश आ गया और रेशम के टुकड़े पे ऋण आवेश आ गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक समतल दर्पण यानी कि एक प्लेन मिरर है, इस पे एक आपतित किरण यानी कि जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट ये नॉर्मल रे हो गई परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर इंसिडेंट रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। तो क्या है, परावर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि ये वो कितना होगा, वो भी 60 होगा, है ना। जो रिफ्लेक्शन का जो नियम है वो क्या कहता है, जितना एंगल होगा इंसिडेंट का, एंगल आई बराबर होता है एंगल आर। एंगल आई बराबर एंगल आर, अगर आई यहाँ पर 60 दे रखा है क्वेश्चन में तो आर भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, आसान सा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग यानी कि p। हम जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, mv होता है। अगर हम रेशियो किसका पूछा, p और v का, तो एक चीज़ देखो, अगर मैं m को यहाँ से क्या है v को यहाँ पे सॉरी p बराबर मैंने क्या लिखा, mv लिखा। अगर मैं को v को मैं नीचे भेज दूँ, v को नीचे भेज दूँ तो p अपॉन v बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान। ठीक है ना, तो p बराबर mv है, तो v अगर बटे में जाएगा तो क्या रह जाएगा उधर, m। ठीक है, तो p अपॉन v बराबर m होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो नैनोमीटर में, एक नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। और अगर हम सेंटीमीटर की बात करें, मीटर को सेंटीमीटर में बदली करने का क्या तरीका होता है, 100 से इंटू करना। अगर मैं मीटर में 100 से इंटू कर दूं तो क्या है, 2 पावर नेगेटिव से पॉजिटिव और बढ़ जाएगी, यानी कि -7 हो जाएगी। तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अगर मीटर में पूछे तो 10 की पावर -9 मीटर, अगर सेंटीमीटर पूछे तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और अगर माइक्रोन पूछे, माइक्रोन देखो, माइक्रोन भी क्वेश्चन पूछा गया, एक माइक्रोन में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं, एक माइक्रोन में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं, एक माइक्रोन में, 1 माइक्रोन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर -6। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन ने। ठीक है, विलियम रोंटगन ने एक्सरे का किरणों का आविष्कार किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो देखो मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो प्राकृतिक रेशा यानी कि जो नेचर से मिलता है, देखो सिल्क भी नेचर से मिलती है, कॉटन भी और जूट भी, ये सब नेचर से मिलते हैं, सभी आर्किलिक है, ये एक मैनमेड रेशा है। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। ठीक है ना, और सबसे पहला सबसे पहला आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा था, नायलॉन था। सबसे पहला क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर यानी कि कृत्रिम जो रेशा, जो मैनमेड रेशा है, वो कौन सा था, नायलॉन था। ठीक है ना, और इसको किसने खोजा था, किसने इन्वेंट किया था, विलियम कैरोथर ने। विलियम कैरोथर, VWILLIAM,
विलियम कैरोथर ने नायलॉन की खोज करी थी? ठीक है, 1935 में। ठीक है ना, विलियम कैरोथर ने नायलॉन की खोज करी थी। ठीक है ना, सबसे पहला आर्टिफिशियल फाइबर था ये। नेक्स्ट है, अदरक किसका रूपांतरण है? अदरक क्या है? एक भूमिगत रूपांतरित तना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन दिया होगा कि इनमें से कौन सा रूपांतरित तना है, तो उसमें से मान लो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ जड़ के हैं, कुछ अलग हैं, तो हमें तना पूछा है, तो तना क्या है? अदरक है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तना पौधे का वह भाग होता है जो भूमि एवं जल के विपरीत तथा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। एक प्रांकुर यानी कि प्ल्यूम्यूल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टेम है वो बीज के किस पार्ट से डेवलप होता है, तो वो प्रांकुर भाग से यानी कि प्ल्यूम्यूल भाग से विकसित होता है। और जड़ किससे होती हैं? रेडिकल से। ठीक है ना, RADICLE, रेडिकल से। बीज के दो भाग हैं, रेडिकल से तो जड़ विकसित होती हैं, आर से रेडिकल, आर से रूट। ठीक है, आर से रेडिकल, आर से रूट, इस तरह से याद कर सकते हैं। और बचा क्या? प्ल्यूम्यूल। तो प्ल्यूम्यूल से क्या है? हमारे ऊपर के जो भाग हैं, पत्तियां, फूल और क्या है, स्टेम, ये सारे के सारे प्ल्यूम्यूल से डेवलप होते हैं। ठीक है, भूमिगत तने के उदाहरण क्या क्या हैं? आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी के तने, लहसुन, प्याज, ओल, ये सारे के सारे क्या हैं? भूमिगत तने के उदाहरण हैं। भूमिगत तने के उदाहरण, तने हैं लेकिन हमें दिखेगा कि तो नीचे उग रहे हैं, नीचे तो जड़ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है? रूपांतरित हैं, रूपांतरित भाग है तने का। इनमें तने के कई लक्षण मौजूद होते हैं। कुछ लक्षण हैं जो तने में होते हैं और जो ज़मीन में भी नीचे इनमें मौजूद होते हैं। जैसे इनमें तने की तरह नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स पर स्केल यानी शल्क पत्तियां होती हैं। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। तो अदरक, आलू, हल्दी, अरबी, लहसुन, प्याज, ओल, ये सारे के सारे क्या हैं? तने का ही रूपांतरण है। ठीक है ना, तो ये अदरक और प्याज का तो काफ़ी बार पूछा जाता है, अदरक, प्याज और हल्दी का तो काफ़ी बार पूछा जाता है। ये तना है। ठीक है ना, भूमि का तना। आगे देखते हैं, जड़ का रूपांतरण। तो गाजर, मूली, शलगम, ये जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे जड़ हैं, ये सारे के सारे जड़ हैं। और जड़ किस भाग से डेवलप होती हैं? रेडिकल से, RADICLE, रेडिकल। बीज में से देखो, जैसे बीज है मान लो, सिर्फ एक भाग तो ऊपर चला जाता है, ठीक है, और एक भाग नीचे की तरफ रूट्स बन जाता है। तो ऊपर जो भाग है वो तो हमारा प्ल्यूम्यूल होता है और नीचे वाला भाग रेडिकल होता है, जिससे जड़ विकसित होती हैं। नेक्स्ट है, वास्तविक फल किससे उत्पन्न होता है? तो अंडाशय से, यानी ओवरी जो पार्ट है पौधे का, बीज का, उससे परावर्तित होके ये वास्तविक फल बनता है। जो वास्तविक फल है वो ओवरी से डेवलप होता है। ठीक है, और फॉल्स फ्रूट की बात करें, फॉल्स फ्रूट्स में क्या है? जो अंडाशय और फूलों के जीवों के अलावा, ठीक है, अन्य फलों का निर्माण करते हैं, जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस आदि, इनको असत्य फल भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये ओवरी के अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं उनसे जो डेवलप होते हैं उनको क्या है? असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, और जो ये तो फॉल्स हो गए, और जो रियल फ्रूट्स हैं, जो ट्रू फ्रूट्स हैं, वो क्या हैं? वास्तविक फल, वो क्या है? ओवरी से डेवलप होते हैं। ठीक है ना, ये अंतर दोनों में पता होना चाहिए। ठीक है, और जो ये असत्य फल हैं ये किससे डेवलप होते हैं? कैलिक्स, कोरोला और थैलेमस से। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा एक ऐसा पौधा है जो बीज की अपेक्षा बीजाणु यानी कि स्पोर के माध्यम से प्रजनन करता है? तो शैवाल, काई और फर्न पौधे के कुछ ऐसे उदाहरण हैं। ये फर्न कई बार पूछा जाता है कि उदाहरण है जो बीजाणुओं का उत्पादन करते हैं। बीजाणु निर्माण में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी यानी कि स्पोर केस में सैकड़ों प्रजनन इकाइयाँ पैदा करता है, जिसे बीजाणु कहते हैं यानी कि स्पोर्स कहते हैं। जब पौधे की यह बीजाणु पेटी फटती है तो बीजाणु हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं, यहीं से उगते हैं और नए पौधों का जन्म होता है। यानी कि यह एक इनकी क्या है? पेटी है जिसमें स्पोर्स भरते जाते हैं, भी फट जाता है, फट के इसके जो स्पोर्स है छोटे छोटे पूरे में फैल जाते हैं और उनसे क्या है? नए नए पौधे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्न का भी कई बार पूछा जाता है कि फर्न का क्या है? जो प्रजनन किस प्रकार होता है? ये स्पोर फॉर्मेशन से होता है, FERN इंग्लिश में। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाई कहाँ से प्राप्त होती है? फंगाई से, कवक से, ठीक है। और इसकी जो खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो सबसे पहला जो प्रतिजैविक है यानी कि एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है और इसकी खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते क्या हैं? पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो तत्व हैं जो हमें चाहिए तो सही जिंदगी भर, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है। जैसे लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, मैग्नीशियम, तो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में शरीर को चाहिए होती हैं, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में चाहिए होती हैं शरीर को, ठीक है ना। अगर आपको मतलब समझ आ जाए कि क्या है तो आप आसानी से ऑप्शन को पकड़ सकते हैं कि जो क्या है बहुत ही कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है शरीर को, वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बात करूँ कैल्शियम की, कैल्शियम तो शरीर को हड्डियों के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है, तो कैल्शियम हमारा क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन दे रखा था कि उसमें से कैल्शियम था तो हमें छांटना कि कौन सा नहीं है, तो कैल्शियम का करेक्ट आंसर हो गया था कि कैल्शियम तो क्या है हमें डेली लाइफ में काफ़ी हड्डी वगैरह के लिए काफ़ी चाहिए होता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस। तो ये क्या है? ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो प्रोटीन से भी, वसा, फैट से भी, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, जबकि विटामिन क्या है? शरीर को मजबूती की एनर्जी के बजाय वैसे बीमारी वगैरह से बचाते हैं विटामिन, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? तो कोडिंग सेगमेंट जो है उसे तो एक्सॉन कहा जाता है, और नॉन कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? इंट्रोन, ठीक है ना। तो जो कोडिंग सेगमेंट है उसे तो एक्सॉन कहा जाता है और नॉन कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? इंट्रोन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आप क्या है जूनियर के यूपी टेट के जूनियर की तैयारी करना चाहते हैं, अगर साइंस आपका सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उसी पे बेस क्वेश्चन को काफ़ी कलेक्ट करके यहाँ पे आपके सामने वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप साथ में नोट ज़रूर बनाते चलें ताकि आपका क्या है बेनिफिट मिले तैयारी में, ठीक है। आपको साथ के साथ PDF में प्रोवाइड करूँगा ताकि रिविजन आप आराम से कर पाएँ। एक आदर्श एमीमीटर यानी कि एक आइडियल जो एमीमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 0, ठीक है। उसका आइडियल रेजिस्टेंस होता है 0। ये हमेशा श्रृंखला संयोजन में जुड़ा होता है। मान लो सर्किट है, सर्किट में मान लो ये रेजिस्टेंस वगैरह है, तो इसी में क्या है सीरीज़ में जोड़ा जाता है एमीमीटर को, सीरीज़ में ही जोड़ा जाता है एमीमीटर को, ठीक है। नेक्स्ट है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है क्योंकि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। अगर श्रृंखला की बात करूँ श्रेणी में करंट सेम रहता है, चाहे कितने भी रेजिस्टेंस लगा दूं सब में करंट सेम बहेगा। अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो पैरेलल में करंट बढ़ जाता है, लेकिन अगर वोल्टेज की बात करूँ पैरेलल में तो वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर में। एक हॉर्स पावर पूछता है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ये होता है 746 वाट, 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर में, ठीक है। आगे देखते हैं फ्यूज तार बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टिन और लेड का, ठीक है ना। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टी है, लो रेजिस्टेंस, लो प्रतिरोध और लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई क्या है इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट तो लो होना चाहिए, जरा सा टेम्परेचर बढ़े तो पिघल जाए ताकि सर्किट ब्रेक हो जाए और हमारा क्या है पूरा वायरिंग बच जाए। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की तो लिथियम है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु क्या है? ऑस्मियम, ठीक है। हल्की सबसे लिथियम और भारी सबसे ऑस्मियम, ठीक है। आगे देखते हैं किस धातु में आइसोटोप्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? तो पोलोनियम धातु है, इसके आइसोटोप सबसे ज़्यादा होते हैं गिनती में, ठीक है। तो पोलोनियम और आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं आइसोटोप जिनके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या है ये तो क्या है सेम रहते हैं, और इनके जो न्यूट्रॉन्स है वो क्या है अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन्स क्या है अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करूँ तो प्रोटियम, ड्यूटियम ये होता है जैसे 1 1H, ठीक है, 1 2H, ठीक है, 3
1H, ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इनका देखो जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, और इनका जो मास नंबर है, मास नंबर सबका क्या है, अलग अलग है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अम्लीय वर्षा क्या है, एक प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है। इसका कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, जो जल के साथ नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब यानी कि H2SO4, ये HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब यानी कि सल्फ्यूरिक H2SO4, ये दोनों पाए जाते हैं एसिड रेन में। ठीक है, एसिड रेन से क्या क्या हो जाता है, मार्बल कैंसर और स्टोन कैंसर होता है। सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ होती है, नॉर्वे में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं जिन पर सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कृत्रिम वर्षा होती है। अब सिल्वर आयोडाइड के स्थान पर कैल्शियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है ना, तो सिल्वर आयोडाइड और कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, और सूखी बर्फ जैसे ठंडे करने वाले सब्सटेंसों को यूज़ किया जाता है कृत्रिम बारिश करने में। नेक्स्ट है वाटर गैस। वाटर गैस के घटक क्या है, कंपोनेंट क्या है? तो वाटर गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस का मिक्सचर है। ठीक है, वाटर गैस के बाद क्या है, नेक्स्ट है ये सेकंड वाले में क्या है, प्रोड्यूसर गैस है। यहाँ वाटर गैस नहीं, प्रोड्यूसर गैस है, PRODUCER, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस के घटक कौन से हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, वाटर गैस के तो यहाँ पे हाइड्रोजन है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और प्रोड्यूसर गैस में क्या है, नाइट्रोजन है यहाँ पर। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, वाटर गैस में, वाटर में हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो प्रोड्यूसर गैस में साथ में नाइट्रोजन आएगा। प्राकृतिक रबड़ यानी कि नेचुरल रबर, बहुलक यानी कि पॉलीमर। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है? तो आइसोप्रीन का, ISOPRENE, आइसोप्रीन का ये बहुलक होता है यानी कि पॉलीमर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। माइलेज बढ़ाने के लिए पेट्रोल में इस्तेमाल होने वाला बेस्ट एंटी नॉक कंपाउंड कौन सा होता है? तो टेट्रा इथाइल लेड क्या है, बेस्ट एंटी नॉक कंपाउंड होता है। ठीक है, और जो पेट्रोल में जो पॉल्यूशन, पेट्रोल की वजह से पॉल्यूशन होता है, वो मेन जो होता है वो सीसा यानी कि लेड की वजह से ही होता है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है पेट्रोल से। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सबसे भारी गैस कौन सी है? तो सबसे भारी गैस क्या है, रेडॉन है। सबसे भारी गैस रेडॉन होती है। वाइट गोल्ड किस धातु को कहा जाता है? तो वाइट गोल्ड क्या है, प्लेटिनम को कहा जाता है, प्लेटिनम को वाइट गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, किस गैस को स्ट्रेंजर कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो जेनॉन, XENON, जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। और वाइट गोल्ड किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल के किस भाग को सेल का पावर हाउस कहा जाता है? तो सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सेल के किस भाग में रेस्पिरेशन की क्रिया पूरी होती है, रेस्पिरेशन की क्रिया होती है मेनली, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? एल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है, सेल्स का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, और सेल का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को। जो टमाटर के लाल रंग के पीछे का क्या कारण है? टमाटर लाल किस वजह से होता है? तो टमाटर रंग होता है लाल लाइकोपीन की वजह से, लाइकोपीन। ठीक है, गाजर के पीले या नारंगी रंग होने के पीछे क्या कारण है? कैरोटीन की वजह से गाजर क्या है, पीला या नारंगी रंग का होता है। तो ये थे 50 के आसपास क्वेश्चन से जो मेन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। इस तरह से छोटी छोटी वीडियोस में 50-60 क्वेश्चंस को लेके कवर करेंगे। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो क्या है, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है,
अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर पहली बार चैनल को आए हैं तो। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।